नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेविंग बैंक अकाउंट से आईटीआर फाइल करना अब आपके लिए होगा मैंडेटरी। दोस्तों, कई लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो अपना बैंक अकाउंट जो है यानी सेविंग बैंक अकाउंट है उसके बेसिस पर फाइल नहीं कर रहे हैं। आप एआईएस को चेक कर रहे हैं, टीआईएस को चेक कर रहे हैं, फॉर्म 16 को चेक कर लेते हैं या 26एस को भी आप चेक कर लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका सेविंग बैंक अकाउंट। आपको ध्यान रखना है 1/4/2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के जितने भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट है ऑल इंडिया के अंदर, चाहे आपका एक अकाउंट हो, दो अकाउंट हो, तीन हो, चार हो, इन सारे अकाउंटों को आपको यहां पर देखना कंपलसरी होता है। इन सभी अकाउंट के अंदर जितनी भी आपकी क्रेडिट आ रही है, टोटल क्रेडिट जो आ रही है या डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, उसे यहां पर आपको देखना होता है। क्या ये टोटल क्रेडिट, टोटल डिपॉजिट, इसके बेसिस पर आपको आईटीआर जो है वो फाइल करनी होती है। ये तो आपको चेक करना है एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 16। अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर अगर आपको पेंशन मिलती है तो उस केस में तो आपको ये चेक करना है। 26एस इन केस अगर आपको टीडीएस मिलता है तो जो भी इनकम अगर आपकी आ रही है, कोई और टीडीएस अगर कटा है, ब्याज पर कटा है, डिविडेंड पे कटा है, वो सारी चीजें तो आपको दिख जाती है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो सेविंग बैंक अकाउंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। सेविंग बैंक अकाउंट से आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, यानी सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं इन सबकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर में अगर कोई ट्रांजैक्शन जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ रहे हैं लेकिन आईटीआर में उसको आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है, उस केस में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी इनकम में भी वो ऐड कर दिया जाए। कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, देखेंगे हम क्रेडिट साइड में कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि यहां पर कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो हमारी इनकम कंसिडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स के अंदर आपकी इनकम पर टैक्स लगता है, तो जरूरी नहीं है कि सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड जितने भी ट्रांजैक्शन आ रहे हैं पूरे के पूरे आपकी इनकम है, ऐसा नहीं होता। कुछ आपकी इनकम होती है, कुछ आपके अदर ट्रांजैक्शन होते हैं। आपको यही आइडेंटिफाइड करना है कि ऐसे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो मेरी इनकम यहां पर माने जा रहे हैं। अगर ऐसा है यानी सैलरी आ रही है, इनके अलावा, सैलरी के अलावा, ब्याज के अलावा, इनके अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है तो ये मुझे, क्या ये मेरी इनकम अगर कंसिडर की जाएगी तो इस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं ये कंसिडर नहीं करूंगा तो उस केस में इन फ्यूचर में कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। तो ये सारी चीजें देखिए, जानकारी देनी होगी, तो सारा डिटेल वीडियो आज के इस वीडियो में होने वाला है। सेविंग बैंक अकाउंट रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब दोस्तों एक जरूरी सूचना, हमारा यहां पर जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं बता देता हूं 8799144520। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेनी है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको आईटीआर फाइल करवाना है, आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये सभी आईटीआर फॉर्म जो है वो जारी किए गए हैं। ऑनलाइन मोड से भी फाइल हो रहे हैं और ऑफलाइन तरीके से भी फाइल हो रहे हैं। अगर आप ये आईटीआर भरवाना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी डिटेल जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जैसे आपका फॉर्म 16 हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, जिसके तहत आपकी आईटीआर जो है वो आसानी से फाइल कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके, कॉल करके आईटीआर फाइल की सर्विस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट से आईटीआर फाइल करना आपके लिए होगा
जरूरी। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से क्रेडिट साइड में, यानी जो भी आपके डिपॉजिट साइड है ये आपको देखना है, विड्रॉल साइड नहीं देखना है, डेबिट साइड नहीं देखना है। डेबिट तो आपका खर्चा होता है, क्रेडिट साइड जो होता है वही जो है डिपार्टमेंट यहां पर आपकी इनकम कंसिडर कर सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल क्रेडिट साइड आपको देखना है, आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट आपने होल्ड करके रखे हैं। अब इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, आइए ये देखते हैं। यहां पर आपकी सैलरी आ सकती है, अगर आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, पेंशन आ रही है तो पेंशन इनकम आ सकती है। अगर आपने घर भाड़े पे दिया है तो रेंट इनकम आ सकती है। सेविंग का ब्याज आपको मिलता रहता है, सेविंग में बैलेंस पड़ा हुआ उसका ब्याज आपको दिया जाता है। एफडी करवाई है तो एफडी का जो पैसा है आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मंगवा लिया है। इसके अलावा एफडी कई बार आप क्लोजर करते हैं तो एफडी मैच्योरिटी होती है तो वो भी आपके क्रेडिट साइड में ही दिखाई देती है। इसी के साथ इनकम टैक्स से रिफंड, पिछले साल का हमने आईटीआर भरा था उसका रिफंड जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में ही आता है, तो वो भी आपके क्रेडिट साइड में आता है। अभी हम आपको बताते हैं ट्रांजैक्शन कौन से आपके क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी आपकी इनकम है, कौन सी इनकम नहीं है। नेक्स्ट, आपकी एलआईसी अगर आपकी मैच्योर हुई है तो वो भी पैसा आपके क्रेडिट बैंक अकाउंट में आता है, यानी क्रेडिट सेविंग बैंक अकाउंट में आता है। बैंक लोन लिया है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक जो है वो आपके खाते में पैसा क्रेडिट कर देता है। अगर आपने सेल्फ ट्रांसफर किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने एक बैंक से दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, तो वो भी आपके क्रेडिट साइड में आते हैं। यानी आपने एक बैंक से अगर भेजा है तो एक बैंक से विड्रॉल डेबिट हुआ होगा और दूसरी बैंक के अंदर आपका डिपॉजिट यानी क्रेडिट हुआ होगा। इसके अलावा डिविडेंड, अगर आपने शेयर्स में म्यूचुअल फंड में निवेश किए तो डिविडेंड इनकम आ सकती है। कई बार आप यूपीआई करते हैं बिजनेस रिलेटेड, जैसे अगर आपका फ्रूट का बिजनेस है तो फ्रूट वाले बिजनेस क्या करते हैं, पेटीएम रख देते हैं, तो सीधा कस्टमर जो है वो पेटीएम से यानी यूपीआई से आपके खाते में आ जाता है। या यूपीआई आपने फ्रेंड से ले लिया, नॉन रिलेटिव, या आपके रिलेटिव ने आपको पैसा दे दिया तो वो भी आपके बैंक के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। रिवर्स स्विप फ्रॉम एफडी, ये क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप स्विफ्ट फैसिलिटी ऑप्ट करते हैं, स्विफ्ट ऑटो फैसिलिटी, यानी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में रहते रहते आपका जो पैसा है जिस पर ब्याज आपको एफडी का मिलेगा, यानी वो पैसा जो है वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो एकदम डाउन हो जाता है, मिनिमम से भी कम हो जाता है, तो उस केस में एफडी से पैसा सीधा ट्रांसफर हो जाता है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उस केस में ये क्रेडिट साइड आपको दिखता है रिवर्स स्विप फ्रॉम एफडी, तो एफडी से ऑटोमेटिक सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है तो डीमेट अकाउंट से अगर आप फंड विड्रॉ करते हैं तो वो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। अगर आपने ऑनलाइन खेला है, गेमिंग करी है, विनिंग करी है, तो वो भी पैसा आपके ऐप से सेविंग बैंक अकाउंट में आता है। कई बार हम कैश डिपॉजिट करते हैं, एटीएम में जाकर कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश काउंटर पर जाकर कैश डिपॉजिट कर देते हैं, तो या कोई अन्य व्यक्ति हमारे अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट कर देता है तो वो भी आपके क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी का जो पैसा है, चाहे वो चेक से हो, कैश से लिया हो, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है क्रेडिट साइड में। कई बार हम Amazon यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, कई सारे ऐसे ऐप यूज करते हैं जहां पर हमें कैशबैक मिल जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। कई बार अन्य किसी व्यक्ति से पैसा आ जाता है लेकिन हमें उस व्यक्ति का नाम याद नहीं रहता या किससे पैसा है ये पता नहीं होता, तो अननोन सोर्स से भी आपके क्रेडिट साइड में पैसा आ सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस अगर कोई मैच्योरिटी आई है, पैसा जो आपने ट्रांसफर किया है बैंक के अंदर वो भी आ सकता है। बैंक के अंदर अगर आपने आरडी कराई है, पीपीएफ अकाउंट करवाया है, तो जो ब्याज है वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट में आ सकता है। या अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स से इनकम हुई है तो वो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इतने ट्रांजैक्शन है, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। अब जो लोग यहां पर फॉर्म 16 के बेसिस पर, 26 AIS TIS के बेसिस पर ITR फाइल करते हैं, वो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो कई बार कई सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो चेक नहीं करते। ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर आपको नोटिस जारी कर सकता है कि आपने इनकम तो दिखाई है 2 लाख रुपए, लेकिन आपका टोटल जो क्रेडिट आ रहा है ये आ रहा है 20 लाख रुपए। तो अब बताइए ये 20 लाख रुपए क्यों आ रहा है, इनकम आप 2 लाख रुपए क्यों बता रहे हैं? तो यहां पर आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो हमें यह चेक करना है ये 20 लाख रुपया जो आ रहा है, यानी 20 लाख रुपया मेरा टोटल क्रेडिट साइड जो आ रहा है, इसमें से कितनी मेरी इनकम
होगी एक्चुअल में, ये आपको देखना है। अगर आप ये बाइफर्केशन कर लेंगे तो आईटीआर फाइलिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, फ्यूचर में कभी भी आपको नोटिस नहीं आएगी। अगर नोटिस आ भी गई तो उसका रिप्लाई आपके पास रहेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन थे जो मेरी इनकम नहीं है। आइए अब बताते हैं कौन से इसमें से आपकी इनकम मानी जाती है, कौन सी इनकम नहीं मानी जाती है, यह जानना हमारे लिए जरूरी होगा। आइए अब जानते हैं इनमें से कौन सी आपकी इनकम है और कौन से ट्रांजैक्शन आपकी इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं सैलरी और पेंशन। ध्यान रखिएगा, अगर बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, तो यह आपकी इनकम होती है। इसको आपको किससे चेक करना है? 26A से चेक कर लीजिए, फॉर्म 16 से आप चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ सैलरी स्लिप से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके बैंक खाते में इनसे ज्यादा अगर आपकी सैलरी पेंशन आ रही है तो उस केस में आपको वो ज्यादा अमाउंट लेनी पड़ सकती है। रीजन होना चाहिए, ज्यादा आ रही है, यहां पर अगर कम आ रही है, फॉर्म 16 में कम आ रही है, सैलरी स्लिप में कम आ रही है, तो ये चेक करना जरूरी है कि बैंक में कितनी आ रही है। बैंक से ज्यादा ये हो सकती है, लेकिन बैंक की जो अंदर क्रेडिट आ रही है ये आपके फॉर्म 16 से, 26A से या फिर आपके सैलरी स्लिप से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हो रही है तो उस केस में आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है कि यहां पर आपका 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया क्यों ज्यादा आ रहा है, किस कारणवश से ज्यादा आ रहा है। हो सकता है आपके एम्प्लॉय ने पैसा खर्च करने के लिए आपको पैसा दिया हो सकता है। तो अब जो भी पैसा एम्प्लॉय ने आपको दिया है आपके बैंक खाते के अंदर, उसका प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि ये पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए दिया है, ये मुझे कोई सैलरी का बेनिफिट नहीं दिया है। अगर आप इसको प्रूव कर पाते हैं, प्रॉपर बिल दे पाते हैं, तो उस केस में आप इसको इनकम कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको इनकम कंसीडर करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा रेंट इनकम। तो रेंट इनकम अगर आपको आ रही है बैंक अकाउंट के अंदर, तो आपको देख लेना है कि कितना आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, क्या आपकी रेंट इनकम आ रही है। अगर कोई टीडीएस कटा है, आपके लैंडलॉर्ड ने अगर कोई टीडीएस काटा है तो 26A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, TIS, AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपकी इनकम हो जाएगी। तो यहां पर आई हम लिख देते हैं सभी इनकम के लिए। सेविंग का ब्याज मिल रहा है, ये भी आपकी इनकम हो जाएगी। एफडी का ब्याज मिल रहा है, ये भी आपकी इनकम हो जाएगी। अब आ जाते हैं, एफडी अगर क्लोज होती है, मैच्योर होती है, तो क्या ये आपकी इनकम है? नहीं दोस्तों, ये आपकी इनकम नहीं होगी। तो अगर एफडी का पैसा क्लोजर होके आ रहा है, मैच्योरिटी होके आ रही है, तो ये आपकी इनकम नहीं कंसिडर की जाएगी, यानी इस पर हमें टैक्स नहीं भरना है। हाँ, एफडी का अगर ब्याज है तो उस पर हमें टैक्स भरना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम टैक्स रिफंड। मान लीजिए आपने पिछले साल 25,000 का रिफंड क्लेम किया था, लेकिन सरकार ने आपको 26,000 रुपए दे दिए, तो क्या ये 26,000 आपकी इनकम हो जाएगी पूरी की पूरी? नहीं। यहां पर जो डिफरेंस है, 1,000 रुपया ज्यादा आपको दिया है, ब्याज दिया है, ये जो ब्याज दिया है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो यहां पर एफडी आपकी नहीं होगी, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड, जो रिफंड पैसा मिला है वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती, लेकिन जो ब्याज मिला है, तो यहां पर 1,000 रुपया जो है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अब बात करते हैं LIC मैच्योरिटी। तो LIC मैच्योरिटी सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्पशन मिलता है, तो ये आपकी एग्जम्प्ट इनकम मानी जाती है। तो जो भी LIC मैच्योरिटी का पैसा आपको मिला है वो आपकी इनकम नहीं होगी। अब बात करते हैं, अगर आपने बैंक लोन लिया है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने लोन लिया है तो कहीं से भी आपकी इनकम नहीं होती है। वो लोन आपने बैंक द्वारा लिया है और बैंक को आप वापस रिपेमेंट कर देंगे। तो अगर आपने कोई पैसा लिया है, वापस रिपे कर रहे हैं, तो उस केस में वो आपकी इनकम नहीं होगी। इसके अलावा आपने सेल्फ ट्रांसफर कराया है, कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस बैंक लोन से आपने शेयर मार्केट में निवेश कर दिया और शेयर मार्केट से फिर आपको इनकम गेन हो रहा है, तो वो आपकी इनकम जरूर मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस लोन का आप क्या कर रहे हैं, अगर हाउस ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, आपको इंटरेस्ट का फायदा मिलता है, रिपेमेंट का फायदा मिलता है 80C के अंदर, ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ध्यान रखिएगा यहां पर बैंक लोन का यूज क्या कर रहे हैं। अगर आपने बैंक लोन लिया है और एफडी कर दी है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा उस एफडी पर जो भी इनकम हो रही है, लेकिन आप बैंक लोन पर जो ब्याज दे रहे हैं वो उसमें कम कर सकते हैं, फायदा उसमें ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर बैंक लोन ले रहे हैं तो यूज क्या है ये समझिएगा। जो बैंक लोन है वो आपकी इनकम नहीं है, लेकिन इस बैंक लोन से अगर कोई इनकम आपने जनरेट कर दी तो आपको यहां पर टैक्सेबिलिटी आ सकती है। अब यहां पर बात करते हैं सेल्फ ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर। मैंने अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराया है, या दूसरे से तीसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया है, ये मेरा ही पैसा है, इस पर ऑलरेडी मैंने सरकार को टैक्स दे दिया है, ये मेरी इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बैंक ट्रांसफर अगर आप करते हैं तो उस केस में वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड। शेयर्स, मैंने शेयर्स में निवेश किया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है,
डिविडेंड इनकम हुई है, ये मेरी इनकम कंसिडर की जाएगी। यूपीआई फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अब ये ध्यान रखिएगा, यानी मैं फ्रूट बेचता हूं और फ्रूट बेचने में जो कस्टमर आता है वो मुझे यूपीआई करता है, क्या ये मेरी इनकम है? नहीं, इनकम तो नहीं है, लेकिन ये आपका टर्नओवर हो सकता है। तो अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में है तो ये आपका टर्नओवर है, और ये टर्नओवर अगर आप 44 AD में जाते हैं तो वहां पर आप जो है 8% कैश मोड में, और ऑनलाइन मोड है तो यहां पर आपको 6% प्रॉफिट तक दिखा सकते हैं। अगर हायर प्रॉफिट है तो हायर प्रॉफिट दिखाइए। तो ध्यान रखिए, यूपीआई अगर आपको मिला है तो पूरी इनकम कंसिडर नहीं करनी है। इसमें क्या आप, ये पूरा आपका टर्नओवर है और कुछ खर्चे आपके हुए होंगे, फ्रूट खरीदा है तो फ्रूट का खर्चा लगा हुआ होगा परचेज करने में, लारी अगर आपने लगाई है, स्टॉल लगाई है, दुकान लगाई है, रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आदमी रखे हुए हैं, सैलरी है, तो कई सारे खर्चे बिजनेस वालों को दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूपीआई अगर आपको मिला है, बिजनेस प्रोफेशन पूरी की पूरी आपकी टर्नओवर होती है, तो इसको आप 44 AD में दिखा सकते हैं। 6% के हिसाब से आप इस पर टैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यूपीआई फ्रॉम फ्रेंड्स, नॉन रिलेटिव और रिलेटिव से। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीआई रिलेटिव से लेते हैं, वापस उसे नहीं करते, तो ये एक गिफ्ट मानी जाएगी। अगर आपने अपने फादर से पैसा लिया है 10 लाख रुपए, आपके बैंक खाते में आए हैं, और वापस अगर आपने फादर को कर दिया है तो ये लोन कंसिडर कर दिया जाएगा। लेकिन उस 10 लाख को वापस आप कभी भी लाइफ टाइम में वापस नहीं लौटाएंगे तो उस केस में ये गिफ्ट माना जाएगा। और रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिला है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको आपको इनकम कंसिडर नहीं करना है। लेकिन उस 10 लाख रुपए का अगर आपने एफडी करवा दी, शेयर में निवेश कर दिए, घर ले लिया, अगर उधर से कोई इनकम हो रही है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है, रेंट इनकम हो रही है, तो वो आपकी इनकम कंसिडर करी जाएगी। तो वो इनकम कंसिडर करी जाएगी, ना कि जो पैसा रिलेटिव ने आपको दिया। 10 लाख कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन 10 लाख से अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, फ्रेंड्स और नॉन रिलेटिव से। अगर आप फ्रेंड से, नॉन रिलेटिव से पैसा गिफ्ट ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 50,000 रुपए से ज्यादा अगर लिया आपने तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने 5-6 दोस्तों से मिलकर 5 लाख रुपए ले लिए, तो यहां पर ये पूरे के पूरे 5 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से स्लैब रेट पर इस पर टैक्स लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंड नॉन रिलेटिव से 50,000 से ज्यादा, टोटल मिलाकर 50,000 से ज्यादा नहीं लेना है। अगर लेंगे तो उस केस में आपकी इनकम कंसिडर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्रेंड से लिया और वापस उसे लौटा दिया लोन मानकर, तो उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं रिवर्स स्वीप फ्रॉम एफडी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये पैसा जो है वो आपके एफडी से सेविंग अकाउंट, सेविंग से एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, इसमें आपकी इनकम नहीं होती, तो ये आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, अगर डीमेट अकाउंट से पैसा सेविंग अकाउंट में आया है तो यहां पर जो है आपको ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेना होता है। क्या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड जो भी बेचा आपने, तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, F&O आपने किया हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो वो ब्रोकर से स्टेटमेंट लीजिए। वहां से आपको कंसिडर करना है कितनी आपकी इनकम होगी। बैंक स्टेटमेंट में जो आ रहा है उसे आपको कंसिडर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। बैंक स्टेटमेंट को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है ब्रोकर के स्टेटमेंट को जो वहां पर आपने ट्रांजैक्शन किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग विनिंग। अगर आप ऑनलाइन ऐप से खेलते हैं, ड्रीम 11 से खेलते हैं, रमी खेलते हैं, तो वहां से अगर आपने कोई पैसा कमाया आपके बैंक अकाउंट में है तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी इनकम हो जाती है। कैश डिपॉजिट अगर आपने किया है तो इस कैश डिपॉजिट का सोर्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर सोर्स नहीं होगा तो उस केस में अगर ये एक्सप्लेन आप नहीं कर पाए, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेची थी, आपको 20 लाख रुपए कैश आए और कैश जाकर आपने बैंक में जमा कर दिए। अब इस 20 लाख का आपको डिस्क्लोजर देना होगा, सोर्स बताना होगा कि ये 20 लाख रुपया आपके पास कहां से आए। अगर आप नहीं कर पाए तो उस केस में आपको यहां पर जो है 78% यहां पर टैक्स देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कैश डिपॉजिट अपने खाते में ना करें। अगर करेंगे तो अगर आपके पास इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो 78% इस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो आपको कैश डिपॉजिट के ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का पैसा कैश में आपने लिया है यानी कच्चे में लिया है, ब्लैक मनी है, और इस ब्लैक मनी पर आपको 78% अनएक्सप्लेन इनकम मानी जाएगी, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट माना जाएगा। अगर आपको पता है ये बिजनेस का है तो फिर आप बिजनेस में दिखा सकते हैं, सैलरी मिली है सैलरी में दिखा सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपर जो है सोर्स आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची, चेक आया है आपके बैंक अकाउंट में, तो ये आपको ध्यान रखना है
ये जो सेल करी है आपने प्रॉपर्टी, ये सेल वैल्यू है, ये पूरी की पूरी आपकी इनकम नहीं है। अब इसमें आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट में इंडेक्सेशन एप्लीकेबल है तो वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका जो भी कैपिटल गेन आएगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी। यानी क्रेडिट अकाउंट में जो सेल का पैसा है ये आपकी इनकम नहीं है, लेकिन जो कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप कैशबैक करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, तो ये भी आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी। अननोन सोर्स से पैसा आया है, अननोन सोर्स से अगर आपके पास पैसा आया है, आपको जानकारी नहीं है किसने पैसा दिया नहीं दिया, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया फ्रेंड्स, नॉन रिलेटिव से पैसा आया है, 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको पैसा आया है तो उसे फिर आपको इनकम कंसिडर करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 50,000 की लिमिट है सभी के लिए। जो लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, पैसा उनके खाते में आ रहा है, उसको टैक्सेबल किया जाएगा 50,000 से ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ऑफिस का ब्याज आ रहा है, पोस्ट ऑफिस की कोई मैच्योरिटी हुई है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का पैसा आया है, एनएससी का पैसा आया है, तो जो विड्रॉल हुआ है उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये जो ब्याज है वो आपका इंटरेस्ट इनकम, यानी इनकम जो है वो आपकी मानी जाएगी। नेक्स्ट, बैंक आरडी है, एफपीपीएफ का ब्याज अगर आया है तो ये भी आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी। फॉरेन सोर्स से आपको इनकम हुई है, आपका फॉरेन में बैंक अकाउंट था, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ गया, शेयर्स आपने होल्ड करके रखे थे, डिविडेंड इनकम आ गया, तो ये आपकी इनकम कंसिडर करी जाएगी। फॉरेन सोर्स से जो भी इनकम हो रही है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो ये कुछ इतने ट्रांजैक्शन हमने लिखे हैं, इनके अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो भी आपको चेक करने पड़ सकते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट में ध्यान रखिएगा, क्रेडिट साइड में ये सारे ट्रांजैक्शन आपको चेक करने हैं, और इसमें से कौन सी आपकी इनकम है कौन सी इनकम नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। बिना सेविंग बैंक अकाउंट देखे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। और ध्यान रखिएगा, जो भी यहां पर हमने बताया सैलरी है, पेंशन है, ये आपके इनकम टैक्स में कहा जाएगा, सैलरी हेड में। अगर रेंट इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में। सेविंग का ब्याज है, एफडी का ब्याज है, ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अगर आपने फ्रेंड से, नॉन रिलेटिव से, अननोन पर्सन से पैसा ज्यादा ले लिया है, 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। विनिंग का कहां दिखाना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सेल ऑफ प्रॉपर्टी आप कैपिटल गेन में दिखाएंगे। एलआईसी मैच्योरिटी आप यहां पर एग्जम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इनकम टैक्स रिफंड का पैसा, यानी ब्याज मिला है, ये भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। डिविडेंड आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। बिजनेस प्रोफेशन से जो टर्नओवर है वो पीजीबीपी में चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कैपिटल गेन है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, ऑनलाइन गेम में है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कैश डिपॉजिट का ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट सोर्स पहले पता करिए, सोर्स के बाद उसको आप हेड में डाल सकते हैं। और फॉरेन इनकम है तो जो भी फॉरेन इनकम आपको रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट, डिविडेंड अदर सोर्स में चला जाएगा। साथ में इसमें शेड्यूल आपको देना पड़ता है, शेड्यूल एफएसआई एंड शेड्यूल एफए। ये दो शेड्यूल बनना आपको मैंडेटरी है अगर आप एक रेसिडेंट है। ये शेड्यूल फॉरेन सोर्स वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप इसकी जानकारी नहीं देंगे एफएसआई एफए शेड्यूल की, तो उस केस में 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉरेन सोर्स से इनकम हो रही है तो ये एफएसआई एफए जो शेड्यूल है वो देना मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दे दी कि कैसे सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको टोटल क्रेडिट देखना है, और उस टोटल क्रेडिट में से आपको यह चुनना होगा कौन सी आपकी इनकम है, कौन से आपके ट्रांजैक्शन है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप ये वर्किंग नहीं करते, इसके बिना आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो उस केस में 100% आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। आज का वीडियो ये खत्म करते हैं। धन्यवाद।